हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इसमें इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर ये टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और आज की इस वीडियो में हम इसमें इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। मींस अगर हम ये मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो उसकी इमेज फॉर्म कैसे होती है, आज हम वो डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ पार्ट 1 जो कि कॉन्केव मिरर है वो स्टडी करने वाले हैं। हम अगले वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर भी स्टडी करेंगे। हमने आज की वीडियो में सिर्फ कॉन्केव मिरर इसलिए बताया है क्योंकि कॉन्केव मिरर का कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा है तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तो ये देखिए टेबल आपके सामने है। कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, मींस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए कॉन्केव मिरर में, उसकी इमेज कहाँ मिलेंगी, वो इमेज का नेचर कैसा होगा और वो इमेज का साइज कैसा होगा, ये पूरा टेबल हमने फॉर्म करके ये देखो आपके सामने यहाँ पे दिखाया है। मगर ये टेबल स्टडी करने से पहले आपको लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस पता होने चाहिए। मीन्स अगर लाइट पैरेलल आए कॉन्केव मिरर पे फिर वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएंगी, अगर वो लाइट फोकस से पास होके आए तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आए फिर वो कहाँ जाएंगी, अगर वो कहीं से भी ऑब्लिकली आए तो फिर वो कहाँ जाएंगी। पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, तब जाके ही हमें ये जो टेबल है कॉन्केव मिरर का इमेज रिप्रेजेंटेशन ये समझ में आएगा। सो सबसे पहले वो स्टडी करते हैं बाय अ सिंपल डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। तो ये देखो हमने यहाँ पे कॉन्केव मिरर ले लिया है। अब हम इसमें आपको वो 4 लॉस समझाएंगे जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, मीन्स अगर लाइट कौन से भी डायरेक्शन से आए तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ कहाँ जाएंगी। तो सबसे पहला लॉ है, अगर एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से मीट होते हुए जाएंगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। जब मैंने आपको प्रिंसिपल फोकस के बारे में समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल जो पॉइंट पे वो मिलती है वो पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लॉ वही है, जब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, ये देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ग्रीन डॉटेड लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम ये एक पैरेलल लाइट रे बना देते हैं। समझो ये है एक पैरेलल लाइट रे, ये पैरेलल लाइट रे है टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट रे है तो हमें इसको एरो देना जरूरी है जो डायरेक्शन से आती है। अगर आपने एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाया और आपका पूरा का पूरा डायग्राम करेक्ट है पर आपने लाइट रेज में एरो नहीं दिया तो आपका हाफ मार्क कट हो सकता है। तो इसलिए एरोस ध्यान से देना। ये लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे। आपको कॉन्केव मिरर के डायग्राम में पहले से पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा। बस आपको ये चेक करना है कि जो रे पैरेलल आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस से जा रही है कि नहीं, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट की जब इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से। एक रे होती है ऑब्जेक्ट से पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, देन वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती है, देन उसकी जो इमेज बनती है वो नीचे बनती है। या तो इमेज नीचे बनती है या तो ऊपर या तो बिहाइंड द मिरर बनती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का एक छोटा सोर्स पॉइंट, एक छोटा सा छोटा निप का पॉइंट जो होता है वो भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट करता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ कि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती है। अब हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लॉ बिल्कुल ही इसका उल्टा है। सेकंड लॉ में लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। हम आपको इसको समझाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और कॉन्केव मिरर लिया है। अब जो सेकंड केस है उसमें केस ऐसा है कि जो लाइट रे आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये रे कुछ ऐसे आएंगी, ये देखो ऐसी रे आएंगी। हम इसमें एरो
एरो दे देंगे, रे ऐसी आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है। ये वर्ड ध्यान में रखो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रही है। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रही है और ये हो गया सेकंड लॉ। और ये बात ध्यान में रखो, फर्स्ट लॉ का उल्टा ही सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में लाइट रे पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, और सेकंड लॉ में रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रही है और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रही है। और अब थर्ड लॉ की बारी। थर्ड लॉ में कुछ नहीं है, बस थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है। थर्ड लॉ में क्या है, बस लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वही रास्ते से वापस चली जा रही है। मीन जो रास्ते से आई रिफ्लेक्ट होके वही रास्ते से चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू चले गई। ये हम आपको बताते हैं अभी। ये देखो, ये लाइट रे ऐसे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट रे आई, देन ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रास्ते से आई वही रास्ते से वापस चली जाएंगी। तो हम इसमें एरो शो ऐसे करेंगे, ये लाइट रे यहाँ से आई, देन रिफ्लेक्ट होने के बाद वही सेम वे से चले गई, तो ये ऐसे एरो शो करेंगे हम ये फिगर में। तो ये तो हो गया थर्ड लॉ, जिसमें जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है एंड देन रिफ्लेक्ट होके वो सेम वे वापस भी चले जा रही है। अब फोर्थ लॉ की बारी। फोर्थ लॉ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज होने वाला है। फोर्थ लॉ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में से एक लॉ है, हम इसमें ये यूज करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे, इसमें रे ऑब्लिकली कहीं से भी आएंगी। ये देखो, ये रे फॉर इमेजिन ये ऐसे आ रही है, ये डायरेक्ट पोल पे टच होंगी, ये रे डायरेक्ट पोल पे टच होंगी एंड देन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो एंगल से आई है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएंगी। ये देखो, ये रे ऑब्लिकली जो एंगल से आई वही एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। ये देखो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज होता है। रे जो इंसिडेंट है वो यहाँ पे आ रही है ऑब्लिकली ऑन पोल, देन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके चले गई। हम यहाँ पे एरोज दे देते हैं। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यूज होता है, अप्लीकेबल होता है यहाँ पे। और एक बात ध्यान में रखो, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल यहाँ पे बनाती है, यहाँ पे ना कि यहाँ पे। वो एंगल मिरर के साथ नहीं बना रही है, वो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है। ये बात ध्यान में रखो हमेशा। तो ये तो हो गए चार लॉ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर ये टेबल को स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखो, हम आ गए हैं टेबल वाले पेज पे। ये टेबल आपको अपने प्रैक्टिस बुक में अच्छे से बना के रखना है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द एग्जाम तक ये काम में आने वाला है टेबल। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पे डिपेंड रहते हैं। क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है और जो भी इमेज की पोजीशन होती है वो बस ये 6 पोजीशन ही होती है। यहाँ पे 4 कॉलम है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, देन पोजीशन ऑफ इमेज में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, तो इमेज कहाँ मिलेंगी वो ऑब्जेक्ट की, देन साइज ऑफ द इमेज, वो इमेज का साइज क्या होगा, देन नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज मींस वो रियल होंगी या वर्चुअल होंगी, वो या फिर इन्वर्टेड होंगी या फिर वो इरेक्ट होंगी। ये वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको ये टेबल के थ्रू जाते जाते बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मींस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा है। एट इन्फिनिटी मींस कहीं पे भी कितना भी दूर एट इन्फिनिटी रखा है, वो बहुत दूर रखा हुआ है। तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेंगी, ये देखो उसकी इमेज मिलेंगी पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस एफ। कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो
तो उसकी इमेज हमेशा एट फोकस ही मिलती है, एट प्रिंसिपल फोकस एट एफ। तो उसका साइज कैसा होगा? उसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज मतलब एकदम पॉइंट के जैसी। ये देखो, ये पेन का ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट की जितनी इमेज मिलेंगी। अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और हमें इमेज फोकस पे मिलेंगी तो हमें वो इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड मिलेगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब ही होता है पॉइंट साइज। देन वो इमेज का नेचर कैसा रहेगा? वो इमेज का नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड? देखो, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स में मींस स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप की इमेज होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो मिरर के फ्रंट में बनी हो, मींस मिरर के सामने बनी हो, वो इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो बिहाइंड द मिरर बनेंगी, वो उसको इमेज को बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। और देखो, यहाँ पे कॉन्केव मिरर के टेबल में आप हर जगह देख लो, ये 5 केसेस में हर जगह रियल इमेज है। बस ये जो लास्ट केस है जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F है, बहुत ही पास है मिरर के, वहां पे बस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है। वर्चुअल इमेज जो इमेज बिहाइंड द मिरर मिलती है, जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा केस है, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं मिलती, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को एक डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, मींस उस पे जो भी लाइट रेज आती है वो डाइवर्ज हो जाती है, वो एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज नहीं होती, तो उसकी इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है। और बिहाइंड द मिरर वाली इमेज को हमेशा वर्चुअल इमेज ही बोलते हैं। आप ये बात ध्यान में रख सकते हैं, कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज प्रोड्यूस करता है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज प्रेजेंट करता है। भले ही बस एक केस में कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज आती है, फिर भी हम ये बोलेंगे कि कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज ही प्रोड्यूस करता है। तो ये तो था रियल के बारे में। अब इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। इमेजिन करो कि ये पेन एक ऑब्जेक्ट है और ये पेन एक कॉन्केव मिरर के सामने रखी है, और ये ऑब्जेक्ट में जो लाइट रेस ये ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा है, वो लाइट रेस मिरर पे आएंगी और वो रिफ्लेक्ट होके जब ये ऑब्जेक्ट की, ये पेन की इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मीन ये उल्टी बनेगी, मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड ऐसी बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड ऐसी बनेगी। तो ये तो हो गया इन्वर्टेड के बारे में। अब वर्चुअल भी बता दिया, रियल भी बता दिया, इन्वर्टेड भी बता दिया। अब बचा इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स होता है जैसी ऑब्जेक्ट की इमेज है वैसी की वैसी ही रहेंगी। मीन्स ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज में ऑब्जेक्ट सीधा ही रहेगा, वो इन्वर्टेड नहीं होगा। इरेक्ट की यही स्पेशलिटी है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज रहती है वो हमेशा सीधी ही रहती है, वो कभी इन्वर्टेड नहीं रहती, वो हमेशा इरेक्ट ही रहती है, वो हमेशा सीधी ही रहती है। और इरेक्ट इमेज वही रहती है जो इमेज वर्चुअल हो। तो ये बात ध्यान में रखो, जो इमेज वर्चुअल है वही इरेक्ट है और जो इमेज रियल है वही इन्वर्टेड है। कभी वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड नहीं हो सकती या फिर कभी रियल इमेज इरेक्ट नहीं हो सकती। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये था फर्स्ट केस के बारे में। हम ये फर्स्ट केस का अभी आपको डायग्राम बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बना लेंगे। तो ये देखो, अब इसमें हम जो इसके बेसिक नेमिंग्स है वो दे देंगे, जो कि पोल, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह वगैरह। तो पहले पोल ये मिड पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस ये देखो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। देन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे। देन हम यहाँ पे फोकस ले लेंगे। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल, फोकस, पोल। देन हम अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे। देखो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। इमेजिन करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया एट इंफिनिटी, फिर हमें जो पोजीशन ऑफ इमेज मिल रही है एट फोकस मिल रही है। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी वो आपको हम बताते हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट से ये पहली रे निकली, देन ये ऑब्जेक्ट से ये दूसरी रे निकली, एंड ये बीच में से एक रे निकलेंगी, तो हम इसको भी ऐसे शो करेंगे। तो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, हम यहाँ एरो दे देंगे, यहाँ पे भी एरो दे देंगे, एंड देन यहाँ पे भी एरो दे देंगे।
ये लाइट रे, ये फर्स्ट 2 लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, पर ये जो मिडल लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी क्योंकि वो डायरेक्ट पोल पे आ रही है। और उससे पहले देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है वो उसी वे से वापस जाती है। मैंने आपको अभी ये लॉ के बारे में बताया, हमने थर्ड लॉ जो अभी स्टडी किया था वो यही था। ये देखो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी वे से चली जाएंगी, तो हम यहाँ पे ऐसा एरो दे देंगे। और ये बाकी 2 जो लाइट रे है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, ये देखो ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको लॉज बताया था, उसमें जो फर्स्ट लॉ था ये वो याद करो। फर्स्ट लॉ क्या था? जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तब वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से मीट होके जाती है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे प्रिंसिपल फोकस से मीट होके जाएंगी। देन ये सेकंड वाली भी प्रिंसिपल फोकस से मीट होके जाएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो आप बोलोगे ये तो एक जगह पे मीट हो गई, तो यहाँ पे हमें इमेज कहाँ पे मिली? यहाँ पे तो पॉइंट आ रहा है, तो यही तो इमेज है। ये देखो ना यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज क्या है? साइज ऑफ द इमेज है हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट के जैसी वो इमेज है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस पे वो इमेज मिल रही है। और ये इमेज का नेचर कैसा है? ये इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ये इमेज रियल है क्योंकि ये मिरर के सामने है, ये बिहाइंड द मिरर नहीं है। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज होती है, ये इमेज रियल है क्योंकि ये मिरर के सामने है। और रियल इमेज होंगी तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होंगी ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इमेज रियल हो वो इन्वर्टेड होती ही है और जो इमेज वर्चुअल हो वो इरेक्ट होती ही है। तो ये रियल भी है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। तो चलो केस 2 स्टडी करेंगे। देखो केस 2 में क्या दिया है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी पे भी नहीं, सी के एकदम पास भी नहीं, सी के थोड़ा लेफ्ट साइड में। मींस हम इमेज बनाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। हम इसको नेम दे देंगे ए बी। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। देन आगे क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल रही है बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन, बीच में कहीं भी हमें इमेज मिल सकती है। देन आगे देखो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज होगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मींस पॉइंट साइज नहीं, हाईली डिमिनिश्ड मींस पॉइंट साइज होता है, पर डिमिनिश्ड मतलब हमें छोटी सी इमेज तो मिलेंगी ही। और नेचर ऑफ द इमेज ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो चलो ये इमेज बनाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी इसमें 2 लॉज अप्लाई होंगे। फर्स्ट लॉ, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाती है। और सेकंड लॉ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके रिफ्लेक्ट होके उसी वे में चले जाती है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, देन ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए। और यहाँ पे लाइट रेज है तो हमें एरो देना पड़ता ही है, नहीं तो हमारा एग्जाम में हाफ मार्क कट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी जाएंगी? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी मीट होते हुए। एंड ये जो सेकंड रे है वो उसी वे में जाएंगी, तो हम यहाँ पे एक एरो दे देंगे। और ये जो फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट होके गई हम यहाँ पे एक एरो दे देंगे। और ये देखो ये दोनों रे कहाँ पे मीट हो रही है? ये देखो यहाँ ये पॉइंट है, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये पॉइंट है। ये पॉइंट पे जहाँ ये मीट हो रही है वो पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो मिली हमें पोजीशन ऑफ इमेज। देखो इमेज ऐसी बनेगी, ये देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ के ये इमेज बनी है। हम यहाँ इसको नेम दे देंगे ए डैश एंड बी डैश। ए डैश बी डैश इसलिए क्योंकि ये ए बी हो गया, इसलिए ये ए डैश बी डैश। और हमने इसको उल्टा इसलिए दिया है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। रियल इमेज तो ये है और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है, तो हम ये इमेज ये उल्टी है। और ये इमेज देखो टेबल के हिसाब से बिटवीन एफ एंड सी ये इमेज हमें मिली है। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये दोनों लाइट रे जहाँ मीट हो रही है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक हमें ये इमेज मिल गई है। और हमारा यहाँ पे सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गए 2 केसेस। अब थर्ड केस देखो, यहाँ पे थर्ड केस में ऑब्जेक्ट हमारा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट सी। तो हम इसको फटाफट बना लेते हैं। यहाँ देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, हम इसको नेम दे देंगे ए।
एंड बी, फिर हमारी जो इमेज मिलेंगी हमें वो भी मिलेंगी एट सी। तो आप बोलोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट सी, तो इमेज कहाँ से मिलेंगी सी पे? तो ये देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो गेस करो उसकी इमेज कहाँ रहेगी? ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, क्योंकि जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वाले में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिमिनिश्ड इमेज बताई थी, वैसे ही इसमें एट सी उसी पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमें इमेज मिलेंगी। और वो कैसे मिलेंगी? सेम साइज, जो साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज की हमें इमेज मिलेंगी। और ये इमेज हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड होंगी और रियल इमेज होंगी, क्योंकि ये मिरर के सामने है। तो चलो इसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम टू लॉस का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ वही हमारा पैरेलल वाला, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नहीं, अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का लॉ यूज करेंगे कि लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स इनटू पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो फर्स्ट लाइट रे ऐसी आएंगी लाइक दिस, एंड सेकेंड लाइट रे ऐसी आएंगी लाइक दिस। तो ये हो गई दोनों लाइट रेज। अब ये रिफ्लेक्ट होके कैसे कैसे जाएंगी? फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी। और सेकेंड रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जा रही है, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होंगी ये ऐसे। तो ये देखो अब ये दोनों लाइट रे, एक जा रही है पैरेलल और एक प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, ये दोनों रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट हो रही है। और ये पॉइंट पे हमें ये इमेज मिल गई। ये देखो ये हमें इमेज रियल मिली है, जो कि एट द फ्रंट ऑफ मिरर, और इन्वर्टेड मिली है। इन्वर्टेड मींस हमें उल्टी मिली है। हम इसको नेम दे देंगे ए डैश एंड बी डैश, क्योंकि हमें ये इन्वर्टेड मिली है, हम इसे ए डैश बी डैश ऐसे ही नेम देंगे। तो ये हमें यहाँ पे इमेज मिल गई है। ये देखो यहाँ पे आप ये लाइट रेस पे एरोज देना मत भूले, मैं यहाँ पे भूल गया गलती से, सॉरी। पर आप एग्जाम में ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में ऐसा किया तो आपका हाफ मार्क कट हो सकता है। ये देखो ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, देन ये फर्स्ट लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और दोनों ये जो एक पॉइंट पे मीट हुई, वो पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक हमें हमारी इमेज मिल गई है, जो कि हमें मिली है देखो टेबल के अकॉर्डिंग एट सी, जो सेम साइज है ऑब्जेक्ट की, और हम रियल एंड इन्वर्टेड भी है। तो ये हो गया थर्ड केस। तो चलो फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। देखो फोर्थ केस दिया, क्या दिया है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी है बिटवीन सी एंड एफ। ये देखो ये सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हम यहाँ ले लेंगे। ये देखो ये हमने इमेज ले ली, हम इसको नेम दे देंगे ए एंड बी। फिर आगे क्या दिया है? इमेज मिलती है हमें बियॉन्ड सी, मीन्स हमें सी के थोड़ा लेफ्ट साइड इधर कहीं पे हमें इमेज मिलेंगी। और वो इमेज का साइज कैसा होगा? एनलार्ज। एनलार्ज मतलब वो इमेज का साइज बड़ा होगा। ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का साइज बड़ा होगा, और वो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होंगी। तो चलो इसे बनाते हैं। तो एक लाइट रह जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और सेकेंड लाइट रह जाएंगी कुछ ऐसे तरीके से, और ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर साइड मीट होंगी बियॉन्ड सी पे, वहां पे हमें इमेज मिलेंगी। तो चलो इससे पहले रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी ऐसे, और ये सेकेंड लाइट रे जो वे में गई है वही वे में वापस आएंगी। ये देखो ये वे में गई और वो वही वे में रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, और हमें इमेज जो है मिलना बियॉन्ड सी। तो हम ये लाइट रे को और एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम सी, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक्सटेंड करेंगे इसको। तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट से दोनों लाइट ऐसे निकली है, देन वो रिफ्लेक्ट होके एक यहाँ पे पॉइंट पे मीट हुई, जो बियॉन्ड सी है वो पॉइंट हमें इमेज मिल गई है। हम इसको नेम दे देंगे ए डैश एंड बी डैश। ये हमें इमेज मिल गई है। ये देखो ये एनलार्ज है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साइज से इमेज बड़ी है, और रियल एंड इन्वर्टेड भी है, और बियॉन्ड सी पे भी है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। तो ये देखो आगे फिफ्थ केस में क्या है? फिफ्थ केस में और कुछ नहीं है, फोर्थ केस जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि उसमें जो इमेज है वो एट इन्फिनिटी मिल रही है। एट इन्फिनिटी मीन्स वो बहुत दूर कहीं पर भी मिल सकती है। ये देखो केस 5 पढ़ते हैं, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट एफ। ये देखो यहाँ हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखे हैं एट एफ, एट प्रिंसिपल फोकस, और उससे जो लाइट रेज निकल रही है वो बिल्कुल ही केस 4 के जैसी ही सेम है। ये देखो एक लाइट रे ऐसे निकल रही है, फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके, देन दूसरी लाइट रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली,
और उसकी जो पोजीशन ऑफ इमेज मिल रही है एट इंफिनिटी मिल रही है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, आपको बोला गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट एफ, तो आपको निकालना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है और नेचर ऑफ इमेज क्या है। तो आप बहुत ही फटाक से बता सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस है तो उसकी इमेज एट इंफिनिटी मिलेंगी, उसकी इमेज एट इंफिनिटी मिलेंगी और वो हाईली एनलार्ज मिलेंगी। हाईली एनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ी मिलेंगी, पता नहीं उसका साइज हाईली एनलार्ज कितना हो सकता है। और रियल एंड इन्वर्टेड तो ऑब्वियसली मिलेंगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वही मिरर के सामने है, तो उसकी इमेज यहाँ पे मिरर के सामने मिलेंगी, वो मिलेंगी रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे जो फर्स्ट केस है और फिफ्थ केस है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे फर्स्ट केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ है, और फिफ्थ केस में द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी है। तो जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज एफ पे मिलती है, और एफ पे ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज इंफिनिटी पे मिलती है। ये बात आप ध्यान से अपने प्रैक्टिस बुक में नोट कर लो। और ये हो गया हमारा फिफ्थ केस, बहुत ही आसान था ये फिफ्थ केस। हमें इमेज एट इंफिनिटी मिल रही है, वो हाईली एनलार्ज मिल रही है और रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है। तो चलो बढ़ते हैं सिक्स्थ केस पर। सिक्स्थ केस में देखो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पी एंड एफ। ये देखो बिटवीन पी एंड एफ मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लेंगे। ये देखो कुछ ऐसा। देन इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो बिल्कुल ही सिंपल है। देखो इसमें से सारे, देखो आप एक बात ध्यान में रखो, ये जो सारे के सारे डायग्राम है, हमने इसके पहले आपको जो 4 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट रेज पढ़ाए थे, ये सारे के सारे केसेस में वो सब यूज हो रहा है, और ये आखिरी वाले केस में भी यूज होने वाला है। हम ये ऑब्जेक्ट को नेम दे देते ए बी। अब यहाँ पे देखो ये ए बी हमने ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया है। इसमें जो लाइट रे निकलेंगी कुछ ऐसे निकलेंगी। ये देखो पहली लाइट रे ऐसे निकलेंगी ऊपर साइड में, एंड जो सेकंड लाइट रे रहेंगी वो डायरेक्ट पोल पे टच होंगी। यहाँ पे डायरेक्ट पोल पे टच इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो हम एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं ले सकते, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएंगी फोकस पे, वो तो फिर ऑब्जेक्ट हमारा इधर बन जाएगा। पर हमें देखो टेबल के अकॉर्डिंग क्या दिया है, हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मींस मिरर के उधर साइड वर्चुअल इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी, तो ये डायरेक्ट पोल पे टच होगा। तो हमने इसके पहले आपको फोर्थ लॉ बताया है। फोर्थ लॉ में जो रे ऑब्लिकली पोल पे आके मीट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वही एंगल से चले जाती है। तो यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, ये फर्स्ट लाइट रे तो जैसी आई वैसी ही चली जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट होते हुए ऐसे, और जो सेकंड लाइट रे है वो यहाँ पोल से जो एंगल से आई वही एंगल से ऐसे चले जाएंगी, लाइक दिस। यहाँ पे लाइट रेस पे एरो दीजिए, ये ऐसे आई, देन ये जाने का एरो, देन ये ऐसे एंड देन ऐसे। तो ये लाइट रे हो गई, हमने आपको रिफ्लेक्ट करके बताया। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो इमेज बनेगी ही नहीं, क्योंकि एक लाइट रे इधर जा रही, एक लाइट रे इधर जा रही, तो इमेज कहाँ बनेंगी, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेंगी। कैसे, ये देखो बिहाइंड द मिरर इमेज कुछ इस तरह की बनेगी। ये लाइट रे को उधर साइड एक्सटेंड करो बिहाइंड द मिरर, तो ये ऐसे जाएंगी। देन ये फर्स्ट हो गई, देन ये सेकंड लाइट रे को एक्सटेंड करो, ये कैसे जाएंगी, ये देखो ये सेकंड लाइट रे एक्सटेंड करके ये दोनों लाइट रे जो एक्सटेंडेड लाइट रे है बिहाइंड द मिरर वो एक पॉइंट पे जाके मीट हो रहा है, और यहाँ पे ही हमें हमारी इमेज मिल गई है बिहाइंड द मिरर। हमें इमेज ये देखो ऐसी मिली है, और हम इसको नेम देंगे ए डैश बी डैश। हम यहाँ पे ए डैश बी डैश सीधे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इमेज वर्चुअल है। अगर ये इमेज रियल होती और ये इन्वर्टेड होती तो हम नीचे ए डैश देते, ऊपर बी डैश देते, पर ये इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी ही इमेज है, वर्चुअल है, और ये इमेज इरेक्ट है, क्योंकि जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होती है। और ये हमारा केस 6 जो लास्ट केस है वो कंप्लीट हो गया। आप ये केस को स्पेशली हमने प्रैक्टिस बुक में जरूर से ड्रॉ करके देख लो, क्योंकि ये वाले में वर्चुअल इरेक्ट, ये केस में बहुत से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो बिहाइंड द मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। उनको लगता है कि दोनों लाइट रे यहाँ मीट नहीं होने वाली, तो वो ऐसा स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि लाइट रे कभी मीट नहीं होने वाली, तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, पर यहाँ पे इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने आपको पूरे तरीके
से डिटेल में इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर कैसे होता है, उसके लॉस क्या होते हैं, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है कॉन्केव मिरर में, ये हमने आज आपको पूरा बेसिक डिटेल में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टेबल, ये सारे के सारे डायग्राम जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया वो आपको समझ में आए होंगे, और ये सारे डायग्राम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था इस वीडियो का इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, इसका पार्ट 1। इसके अगले पार्ट में मींस पार्ट 2 में हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर को पूरा डिटेल तरीके से, आज जैसे हमने आज स्टडी किया है, पूरा डिटेल्स तरीके से हम इसको सारे लॉज और सारे डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।